स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज MPPGCL की जो लाइनमैन की भर्ती आई है दोस्तों उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। अगर आप लाइनमैन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो आपको बहुत ही दोस्तों एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने वाली है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आपको इस वीडियो में दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करवाने वाला हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो MP दोस्तों लाइनमैन हो गया। और दोस्तों ये आप MP लाइनमैन की भर्ती क्वेश्चन देख सकते हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, MPTO में भी पूछा गया सवाल है और दोस्तों अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टिगत से बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन पर आते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, डिटेल में चर्चा करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। वीडियो को दोस्तों सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत खोजने के बाद दोस्तों मिलता है। ठीक है, इनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों खोजने के बाद और फिर इसे बनाने के लिए दोस्तों बहुत काफ़ी मेहनत लगती है। तो इस मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा गया है, 200 वोल्ट के आरोपित वोल्टता के साथ यहाँ दोस्तों 62 और 82 नहीं है, यहाँ 6 ओम है। कितना है? 6 ओम और 8 ओम। ठीक है, कितना है? 6 ओम। ठीक है, इस तरह से सिंबल होता है ओम का, 6 ओम और 8 ओम। ठीक है, के दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। प्रतिरोधकों के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा ज्ञात करना है। हमें क्या क्या ज्ञात करना है? विद्युत धारा। इसमें बोला गया है 200 वोल्ट के आरोपित, ठीक है, आरोपित वोल्टा के साथ 6 ओम। कितने का? 6 ओम का। और दोस्तों 8 ओम का। कितने का? 8 ओम। ठीक है, 6 ओम और 8 ओम दोस्तों किस में लगा गया है? श्रेणी क्रम में। किस में? श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो प्रतिरोधकों के मध्य से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, मतलब हमें विद्युत धारा निकालना है। तो विद्युत धारा निकालने के लिए दोस्तों फार्मूला होता है V बराबर IR ओम के नियम से। ठीक है, तो I बराबर हमारे पास क्या होना चाहिए? वोल्टेज और प्रतिरोध दोस्तों होना चाहिए, तभी धारा निकल पाएगा। तो वोल्टेज हमारे पास दिया गया है 200 वोल्ट। कितना दिया गया है? 200 वोल्ट दिया गया है, लेकिन रजिस्टेंस अभी दोस्तों नहीं पता है। ठीक है, पता है लेकिन दोस्तों ये डिवाइड है, तो इसको हम क्या करते हैं? टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं इसका श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? R इक्वलेंट बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से दोस्तों ये फार्मूला होता है, इसमें रखेंगे तो ये क्या होगा? 6 प्लस दोस्तों 8 जुड़ जाएगा आपस में। तो 8 से कितना हो जाएगा? 14। यानी दोस्तों R का मान दोस्तों कितना आ गया है? 14। अब हमें इस फार्मूले में रखना है, तो चलिए इस फार्मूले में रख लेता हूँ। तो हमारे पास कितना हो चुका है? R का मान दोस्तों हमारे पास आ चुका है 14। वोल्टेज हमारे पास कितना है? 200। अब हम फार्मूला में रखते हैं I बराबर V बटा R। ठीक है, तो V हमारे पास दोस्तों कितना है? 200 वोल्ट। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया है 14। ठीक है, चलिए इसको आप हल कर लीजिए। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा दोस्तों 100 और इधर आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा? 7। 7 दूनी 14। अब दोस्तों इसको क्या करना है? इसको और काटना है। ठीक है, इसमें आप भाग देंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7 आ चुका है। और इसके बाद इसमें कितना बच गया? 3 बचेगा। ठीक है, तो 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28 होगा। कितना होगा? 7 चौक 28। फिर दोस्तों भाग नहीं जाएगा, दशमलव लग जाएगा और इसमें 2 बचा तो 20 हो जाएगा। 7 दूनी फिर 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14.2 एम्पियर इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। कितना आएगा? 14.2 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन।
दोस्तों 50% से ऊपर क्वेश्चन क्या होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, सभी लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल नहीं करवाते ज़्यादा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पकड़ बना के रखना, तभी आप दोस्तों क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। और फार्मूले, ठीक है, तो सभी फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ और दोस्तों डिटेल में भी बता रहा हूँ कैसे आपको हल करना है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। दोस्तों मैं टोटल 7 क्लास दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ले चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आप MPPGCL नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप जाएंगे तो सभी क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, सभी जो क्वेश्चन है वो डिटेल में चर्चा किया हूँ पूरी तरह से दोस्तों, और फार्मूला बेस्ड। ठीक है, फार्मूला सहित, तो सभी फार्मूला को आपको नोट्स में लिख लेना है और क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं ये आप देख सकते हैं, इतने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, MP लाइनमैन और ये सभी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक 110 वाट के विद्युत लैंप को एक 220 वोल्ट के वोल्टेज स्रोत से संयोजित किया गया है, बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। इसमें आपको दोस्तों बल्ब का प्रतिरोध बताना है। क्या बताना है, बल्ब का प्रतिरोध। तो चलिए इसका बल्ब का प्रतिरोध आपको निकालना है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। कैसे निकालना होगा, तो हमारे पास दोस्तों वाट कितना दिया गया है, यानी शक्ति कितना दिया गया है दोस्तों, यानी W बराबर कितना हो जाएगा, 110 दिया गया है। ठीक है, वोल्टेज हमारे पास दिया गया है, कितना दिया गया है, 220 लिख लेते हैं। हमें निकालना है R, यानी प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है हमें। तो वाट का मान दिएगा और V का मान दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकाल पाएंगे, बहुत आसान तरीका से दोस्तों, इसको हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है P बराबर दोस्तों, एक होता है फार्मूला VI और एक होता है P बराबर, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है V²/R। क्या होता है, P बराबर V²/R होता है। तो R बराबर दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, V² दोस्तों, और क्या आ जाएगा, इधर P आ जाएगा, वाट। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बन चुका है। अब इस फार्मूले में मुझे रखना है। ठीक है, ये फार्मूला बन चुका है इस तरह से, इसको हम इधर भेज दिए, तो ये फार्मूला हमारा बन चुका है। अब हमको क्या रखना है दोस्तों, वोल्टेज का मान रखना है और दोस्तों वाट यानी शक्ति का मान रखना है 110, तो वोल्टेज का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको डिलीट करते हैं और इसको देख लेते हैं। R बराबर दोस्तों हमारे पास क्या आया था, V²/R। तो V हमारे पास कितना दिया गया है, 220 वोल्ट। 220 स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेते हैं, 220। और दोस्तों हमारे पास R दिया गया है, वो यहाँ P होगा। ठीक है, R हमें ज्ञात करना है, P हमारे पास यानी वाट हमारे पास दिया गया है 110। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 11 दूना कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, इधर 20 बचा और उधर 22। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 440। कितना आ जाएगा, 440 ओम इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसको आप करके देख लीजिए, कितना आ जाएगा, 20 22 0। ठीक है, और 2 दूनी 4 और इधर आ जाएगा 0 और 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, 440, यानी 440 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 440 ओम किस में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर C में। तो 440 ओम इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप हल कर पाएंगे। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 लैंप जिनकी रेटिंग 60 वाट और 100 वोल्ट, ठीक है, और 100 वाट और 100 वोल्टेज श्रृंखला में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं, श्रृंखला में, और यह संयोजन 200 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ा है। टोटल जो संयोजन है दोस्तों 200 वोल्टेज की आपूर्ति से जुड़ा है। तो दोनों लैंप सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, धारा ज्ञात करना है। ठीक है, तो
दोस्तों क्या ज्ञात करना है इसमें, हमें धारा ज्ञात करना है, धारा इसमें हमें बताना है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि दो लैंप जिनकी रेटिंग 60 वाट है और दोस्तों 100 वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, इसमें 100 वाट का है लेकिन 100 वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, श्रृंखला में जुड़े हैं, संयोजन 200 वोल्टेज की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, दोनों लैंप सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगा। तो इस तरह से दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें समान होगी, क्या होगी, जो धाराएं होगी दोस्तों वो समान होगी, क्योंकि दोनों लैंपों को समान वोल्टता मिलेगी, अर्थात दोनों समान रूप से चलेंगे दोस्तों, दोनों क्या मिलेगी, समान वोल्टता मिलेगी। ठीक है, कितना 200 वोल्ट है। ठीक है, इसमें दिया गया है टोटल वोल्टेज, इसमें दिया गया है 200 वोल्ट मेन सप्लाई दी जा रही है और 100 वोल्ट दोनों में दिया जा रहा है, इसमें दोनों में दिया जा रहा है। तो जो धाराएं होगी दोस्तों वो समान होगी, क्योंकि इसमें वोल्टेज जो है वो समान है। ठीक है, समझ में दोस्तों क्या है, वोल्टेज अगर समान होती है तो धारा भी समान होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समान होगी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, यदि 220 वोल्ट हीटर को 110 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा गया है तो इसके द्वारा बिजली की खपत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि 220 वोल्ट हीटर को 110 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो इसके द्वारा बिजली की खपत ज्ञात करनी है, तो कैसे आप ज्ञात कर पाएंगे। चलिए, वोल्टेज दिया गया है, कितना दिया गया है, 220 वोल्टेज वाला हीटर है, क्या है, हीटर 110 आपूर्ति से जोड़ा गया है, 110 आपूर्ति वोल्टेज से जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें हमें ज्ञात करना है बिजली की खपत कितनी हो रही है। क्या ज्ञात करना है, बिजली की खपत। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला लगा लेते हैं बिजली की खपत। ठीक है, तो P बराबर दोस्तों होता है VI। ठीक है, ये हमारा होता है फार्मूला, और एक फार्मूला हमारा होता है P बराबर V²/R, ये अभी हमने आपको बताया। ठीक, तो इसका हमारा क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास R1 और R2। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, R1 और R2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, R1 R2। तो इधर क्या करते हैं, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, R। ठीक है, तो V बराबर दोस्तों होता है IR, क्या होता है, IR। तो हमारे पास क्या होगा, R बराबर दोस्तों हो जाएगा V/I, क्या होगा, V/I। तो V/I, ठीक है, R बराबर हमारा होता है V/I। चलिए अब इसको डिलीट करते हैं और फिर देखते हैं। तो ये हमारा दोस्तों क्या होगा, हम मान लेते हैं वोल्टेज 1 सबसे पहले 200। ठीक है, वोल्टेज 1 हम क्या मान लेते हैं, 200। अब वोल्टेज 2 हम मान लेते हैं कितना, 110। ठीक है, और R1 मान लेते हैं हमारे पास है R, और R2 हमारे पास दोस्तों ज्ञात करना है। इस तरह से बिजली की खपत ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा फार्मूला P बराबर V1/V2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बराबर R1/R2, ये हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा R2 बराबर R गुणे 110 का 110/200 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप जब काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, R2 का मान क्या आ जाएगा, R/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, R/4। तो ये हमारे पास जो आएगी दोस्तों, ये आएगी बिजली की खपत कितनी होगी,
तो ये होगी दोस्तों बिजली खपत 1/4 गुना से कम हो जाएगा। क्या होगा? 1/4 गुना से कम हो जाएगा। हमने यदि 220 वोल्ट हीटर को 110 आपूर्ति से जोड़ा गया है तो इसके द्वारा जो बिजली खपत होगा वो होगा 1/4 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, एक एक ओम वाले 10 प्रतिरोध एक श्रृंखला में जुड़े हैं और फिर 10 वोल्ट डीसी सप्लाई से जोड़े गए हैं। एक एक ओम वाले टोटल कितने हैं? एक ओम इसमें, फिर एक ओम, इस तरह से दोस्तों एक एक ओम वाले क्या हैं? टोटल कितने हैं? 10 प्रतिरोध जुड़े हैं। टोटल कितने हैं? 10 प्रतिरोध। और दोस्तों इसको क्या किया गया है? 10 वोल्ट से जोड़ा गया। कितने वोल्ट से? 10 वोल्ट डीसी सप्लाई। ठीक है, तो हमें इसमें ज्ञात करना है डीसी सप्लाई से जोड़े गए हैं। एक एक ओम 10 प्रतिरोध डीसी सप्लाई जुड़े हैं, फिर वह 120 से जोड़े गए हैं। ठीक है, ये हमारा जोड़ा गया है। तो इसमें जो धारा होगी वो कितनी होगी? चलिए ज्ञात करते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस श्रृंखला में जोड़ा गया है तो टोटल आर का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। टोटल इन सभी जुड़ जाएंगे तो आर का मान क्या होगा? 10 हो जाएगा। वोल्टेज भी हमारे पास 10 है। कितना है? 10। तो V बराबर दोस्तों होता है आई आर। तो I बराबर कितना हो जाएगा? V/R। क्या होगा? V/R। तो V हमारे पास है 10, R भी 10, 10 से 10 कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 1 एम्पियर। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है, क्या पूछा गया है? पूछा गया है 21 ओम। ठीक है, क्या पूछा गया है दोस्तों? 21 ओम प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टेज का मान क्या होता है? ठीक है, वोल्टेज का मान क्या होता है जब इससे 7 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है? कितने एम्पीयर की? 7 एम्पीयर। यानी हमारे पास जो 21 प्रतिरोध सिरों पर वोल्टेज का मान क्या होगा? हमारे पास दिया गया है, ठीक है, प्रतिरोध यानी आर दिया गया है 21 और हमारे पास क्या दिया गया है? धारा कितना दिया गया है? 7। ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है V/IR। हमसे पूछा गया है वोल्टेज। क्या पूछा गया है? वोल्टेज। तो ये हमारा ओम के नियम से दोस्तों ये आप लगा सकते हैं, V/IR। तो V हमारे पास कितना है? V हमें ज्ञात करना है। तो I हमारे पास कितना है? 7 और R कितना है? 21। बस आंसर आ चुका है। इसको आप गुणा करेंगे तो 7 कम 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 147। कितना आएगा? 147 वोल्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? 147 वोल्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है धारिता की इकाई क्या है? चलिए आपको बताना है धारिता की इकाई क्या होती है। ये दोस्तों लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है धारिता की इकाई। ठीक है, ऑप्शन ए है फैरेड, ऑप्शन बी है कूलम, ऑप्शन सी है हेनरी, ऑप्शन डी है वोल्ट। तो दोस्तों धारिता की जो इकाई होती है वो होती है फैरेड। क्या होती है? फैरेड होती है धारिता की इकाई। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिखाया गया प्रतीक क्या दर्शाता है? दोस्तों ये प्रतीक का आपको बताना है ये किसको दर्शाता है। ठीक है, चलिए बताइए ये क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए है सेल, ऑप्शन बी है डीसी आपूर्ति, ऑप्शन सी है डिस्क संधारित्र, ऑप्शन डी है विद्युत अपघटनी संधारित्र। तो ये किसको दर्शाता है दोस्तों? ये दर्शाता है विद्युत अपघटनी संधारित्र को। किसको दर्शाता है? विद्युत अपघटनी संधारित्र को। इस तरह रहेगा, तो इधर आ जाएगा प्लस और इधर आ जाएगा माइनस।
इसको किसको दर्शाता है? विद्युत अपघटनीय संधारित्र को। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च आवृत्ति परिपथों के लिए कौन से संधारित्र को पसंद किया जाता है? तो उच्च आवृत्ति परिपथों के लिए कौन से संधारित्र को पसंद किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अभ्रक संधारित्र, ऑप्शन बी है वायु संधारित्र, ऑप्शन सी है विद्युत अपघटनीय संधारित्र, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उच्च परिपथों के लिए जो संधारित्र पसंद किए जाते हैं वो किए जाते हैं अभ्रक संधारित्र। क्यों किए जाते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो उच्च आवृत्ति परिपथों के लिए दोस्तों, ठीक है, अभ्रक प्रकार के संधारित्र का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? अभ्रक क्या होते हैं दोस्तों? अभ्रक होते हैं कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक। अभ्रक क्या होते हैं दोस्तों? कुचालक होते हैं, ठीक है। जिसका डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य, इसका हम क्या निकालते हैं? डाई इलेक्ट्रिक जो सामर्थ्य होता है वो होता है 20 से लेकर 60। कितना होता है? 20 से 60 किलो वोल्ट mm होता है, ठीक है। इतना होता है 20 से 60। तो अभ्रक हो जाएगा जो क्या है? कुचालक है। अगला क्वेश्चन, जब समांतर प्लेट संधारित्र कैपेसिटर की प्लेटों के क्षेत्र में वृद्धि की जाती है तो संधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक समांतर प्लेट संधारित्र कैपेसिटर की प्लेटों पर क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों? वृद्धि की जाती है। जब एक क्या होता है? जब एक दोस्तों समांतर प्लेट संधारित्र, जब एक समांतर प्लेट संधारित्र दोस्तों क्या किया जाता है? कैपेसिटर की प्लेटों के क्षेत्र में, इसमें क्या बोला गया है? प्लेट संधारित्र कैपेसिटर की प्लेटों के क्षेत्र में, किसमें? प्लेटों के क्षेत्र में, ना कि दूरी इसकी बढ़ाई जा रही है। क्या किया जा रहा है? प्लेटों के क्षेत्र में वृद्धि की जाती है, ठीक है। जब एक संधारित्र प्लेट संधारित्र, ठीक है, प्लेटों के क्षेत्र में वृद्धि की जाती है, ठीक है। प्लेट इसमें लगी रहती हैं, 2 प्लेट लगी रहती है संधारित्र में, उनकी प्लेट के क्षेत्र में क्या किया जाए? बढ़ा दिया जाए, यानी वृद्धि की जाए, तो संधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है दोस्तों। ये लाइनमैन में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए है अप्रभावित रहती है, ऑप्शन बी है वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन सी है कम हो जाती है, ऑप्शन डी है उच्च व निम्न के बीच उतार चढ़ाव होता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ये सही हो जाएगा वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्यों वृद्धि हो जाती है? क्योंकि संधारित्र की धारिता बराबर, संधारित्र की धारिता क्या होती है? C बराबर होता है एप्सिलॉन 0 AY/D, ठीक है। ये हमारा दोस्तों क्षेत्रफल दोस्तों एरिया को दर्शाता है, ये हमारा दूरी को दर्शाता है, ठीक है। क्या दर्शाता है? दूरी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटर यानी धारिता का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। और दोस्तों क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो ये हमारा क्या बढ़ेगा? कैपेसिटर के धारिता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर क्षेत्रफल में वृद्धि होगी धारिता का मान बढ़ेगा, अगर दूरी में वृद्धि होगी तो इसका मान घटेगा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर बताने का प्रयास कीजिए। धारिता की इकाई है फैरेड और धारिता प्रतिघात की इकाई है। धारिता की इकाई क्या होती है? फैरेड होती है। तो धारिता प्रतिघात की इकाई आपको बताना है क्या होती है। किसका बताना है? धारिता प्रतिघात। तो धारिता की इकाई तो आप सभी को पता है क्या होती है दोस्तों। धारिता की इकाई होती है फैरेड। क्या होती है? फैरेड होती है। तो इसमें आपको बताना है धारिता प्रतिघात की इकाई क्या होगी। चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर कमेंट कीजिए। इसका क्या हुआ? ऑप्शन ए है फैरेड, ऑप्शन बी है ओम। फैरेड तो दोस्तों धारिता की इकाई होती है, ओम प्रतिरोध का होता है, ओम बटा फैरेड। ऑप्शन डी है ओम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? धारिता प्रतिघात बोला गया है तो धारिता प्रतिघात की भी इकाई क्या होगी? ओम होगी। क्या होगी? ओम। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। धारिता की इकाई दोस्तों फैरेड होती है, ठीक है। उसी प्रकार क्या होगी? धारिता प्रतिघात की इकाई ओम होगी, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ओम। ये आपको ध्यान में रखना है। धारिता प्रतिघात की इकाई क्या होगी? ओम होगी। चलिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहे तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जब लागू वोल्टेज की आपूर्ति में वृद्धि होती है तो धारितीय प्रतिघात में क्या परिवर्तन होता है? जब लागू वोल्टेज यानी वोल्टेज को अगर बढ़ा दिया जाए, क्या किया जाए? बढ़ा दिया जाए तो आवृत्ति में वृद्धि होती है। क्या होती है? आवृत्ति में भी वृद्धि होती है। ठीक है, आवृत्ति में भी क्या होता है? वृद्धि होती है। तो हमें बताना है धारितीय प्रतिघात में क्या परिवर्तन होगा। किसमें? धारितीय प्रतिघात में क्या परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं धारितीय प्रतिघात में क्या परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है कम हो जाएगा और कम होता है। ऑप्शन बी है बढ़ जाता है। ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन डी है प्रत्येक चक्र के लिए उच्च और निम्न रहता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जब लागू वोल्टेज की आवृत्ति में वृद्धि होती है तो धारितीय प्रतिघात में परिवर्तन होता है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों कम हो जाता है। क्या होगा? कम हो जाता है। धारितीय प्रतिघात का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स सी बराबर दोस्तों हो जाएगा 1/2 पाई। ठीक है, एफ सी। ठीक है, एफ और सी। इसी तरह से दोस्तों एक्स सी अनुक्रमणपाती होता है 1/f। क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा कम हो जाता है। क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट है दोस्तों। क्या है? अपोजिट। तो दोस्तों कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर होता है। तो वेरिएबल, ठीक है, कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला जो डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ होता है वो आमतौर पर कौन सा होता है? ऑप्शन ए है पॉलीप्रोपाइलीन। ऑप्शन बी है सेरामिक। ऑप्शन सी है हवा। ऑप्शन डी है टेफ्लॉन। ऑप्शन ई है पॉलीस्टाइरीन। दोस्तों वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाली डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ जो होता है वो होता है हवा। क्या होता है? हवा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, हवा। क्या होगा? हवा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि कोई कैपेसिटर 10 वोल्ट पर 0.24 कूलाम का चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता क्षमता होती है। दोस्तों ये कितने सारे एग्जाम में पूछा गया सवाल है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कितना दिया गया है? वोल्टेज हमारे पास दिया गया है, वो दिया गया है दोस्तों 10 वोल्ट। कितना दिया गया है? 10 वोल्ट दिया गया है वोल्टेज। ठीक है, और हमारे पास चार्ज वहन क्षमता यानी क्यू का मान दोस्तों दिया गया है कितना? 0.24 कूलाम। ठीक है, तो हमें ज्ञात करनी है धारिता। धारिता बराबर होता है फार्मूला दोस्तों C बराबर Q/V। क्या होता है? Q/V। हमको Q का मान भी पता है और V का मान भी पता है। इस फार्मूले में रख देते हैं। क्या करते हैं? इस फार्मूले में रख देते हैं। तो Q हमारे पास कितना है? Q हमारे पास है दोस्तों 0.24। V हमारे पास है दोस्तों 10। ठीक है, हमें निकालना है C। ठीक है, तो इसको आप जब हल करेंगे, ये वाला दोस्तों जब आप 10 का इसे भाग देंगे तो दोस्तों 1 दशमलव क्या है और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो 0 दशमलव क्या होगा? 0, एक और 0 आगे बढ़ेगा। ठीक है, दशमलव एक और आगे बढ़ेगा तो 0.24 क्या होगा? 24 फैरेड। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए है 0.024। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है किसी कैपेसिटर के चार्ज Q वोल्टेज V और कैपेसिटर C के संबंध। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, क्या बताया, Q V और C, तो C बराबर होता है दोस्तों Q बटा V। क्या होता है, C बराबर Q बटा V, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम में पूछा गया है। 2 माइक्रोफैरेड चार्ज वाले कैपेसिटर श्रेणी में लगे हुए हैं, समतुल्य धारिता क्या है। 2 माइक्रोफैरेड के 4 कैपेसिटर हैं, कितने, 4। 2 माइक्रोफैरेड के 4 कैपेसिटर हैं। तो दोस्तों इसमें लगे हैं श्रेणी में, तो श्रेणी का फार्मूला क्या होता है, श्रेणी का फार्मूला दोस्तों होता है, श्रेणी का फार्मूला दोस्तों ये होता है 1/C। क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी तरह से दोस्तों ये चलता है क्रम, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास कितने लगे हुए हैं, 4 टोटल। चलिए 4 लिख लेते हैं। 1/C बराबर क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। कितने लगे हैं, 4 टोटल लगे हैं। इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो टोटल कितना आएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, सभी में 1 1। ऊपर कितना आ जाएगा, 4, 4/2 कितना आ जाएगा, 4/2। 4/2 आ चुका है, 4/2 दोस्तों आ चुका है, यानी 1/C का मान आया है 4/2। इसको आप जब उल्टा करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, तो C का मान क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, आप भाग देंगे, कितना आएगा, भाग नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट लगाएंगे, इसमें 20 बन जाएगा, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20। तो इसको आप जब काटेंगे तो कितना आएगा, 0.5। क्या आएगा, 0.5 माइक्रोफैरेड। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 0.5 माइक्रोफैरेड, ठीक है, 0.5। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड संधारित्र और समांतर में जुड़े हैं, इनकी कुल धारिता क्या होगा। तो संधारित्र में जुड़े हैं तो ये सिंपल चीज़ है, ठीक है। संधारित्र के लिए दोस्तों होता है C इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से होता है, ठीक है। श्रेणी में दोस्तों प्रतिरोध का ये उल्टा होता है फार्मूला, ये आपको याद में रखना है। प्रतिरोध दोस्तों ये उल्टा फार्मूला होता है। तो हमें ज्ञात करना है 3 माइक्रोफैरेड 6 माइक्रोफैरेड संधारित्र समांतर में जुड़े हैं, तो कुल संधारित्र, तो टोटल इनको जोड़ देंगे, 3 प्लस कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा, 6 3 9, कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोफैरेड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 9 माइक्रोफैरेड इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक शुद्ध धारितीय सर्किट में धारा वोल्टेज के और शक्ति गुणक होता है, कैसे होता है इसको आपको बताना है, ठीक है। इसको आपको क्या बताना है कि एक शुद्ध धारितीय सर्किट में दोस्तों जो होता है धारा वोल्टेज क्या होता है और शक्ति गुणक क्या होता है, ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में करना है, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट दोस्तों आपको कमेंट करना है इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट कीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों एक शुद्ध धारितीय सर्किट में धारा वोल्टेज क्या होगा, ये हो जाएगा अग्रगामी, ठीक है, यहाँ होगा अग्रगामी, और शक्ति गुणक क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। पावर फैक्टर सुधारने है तो लोड के समांतर क्रम में इसको संयोजित किया जाता है, ये हमारा हो जाएगा अग्रगामी और इसमें हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी शुद्ध धारितीय सर्किट में वोल्टेज E तथा धारा I के मध्य फेज संबंध क्या होगा।
सर्किट में वोल्टेज E और धारा I के मध्य संबंध आपको बताना है। इसके मध्य संबंध क्या होगा? तो शुद्ध धारिता में वोल्टेज E तथा धारा I के मध्य जो संबंध होगा वो होगा दोस्तों, E जो है वो I से 90 डिग्री पीछे होता है। क्या होता है? E I से 90 डिग्री पीछे होता है, यानी शुद्ध धारिता सर्किट वोल्टेज E से क्या होगा? धारा के मध्य अंतर क्या होगा? पीछे होगा। पीछे होगा तो ये ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। किसी शुद्ध धारिता सर्किट में क्या होगा? वोल्टेज जो E है वो धारा 90 डिग्री के फेज में होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और E जो है वो I से 90 डिग्री क्या होती है? पीछे होती है। और शुद्ध धारिता का जो शक्ति गुणांक होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। शक्ति गुणांक क्या होता है? शक्ति गुणांक दोस्तों होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। शक्ति गुणांक दोस्तों होता है शून्य। क्या होगा? शून्य हो जाएगा शक्ति गुणांक। शून्य होता है। ठीक है, शुद्ध धारिता का शक्ति गुणांक सदैव शून्य और अग्रगामी होता है। जबकि दोस्तों क्या होता है? शुद्ध कंडक्टर का शक्ति गुणांक क्या होता है? सदैव शून्य होता है और लैंगिंग होता है। ठीक है, ये आपको याद में रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, परीक्षण के लिए किसी मोटर से कैपेसिटर निकालते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे आपको टेस्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? मोटर से कैपेसिटर आपको निकालना है तो क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो परीक्षण के लिए जो मोटर से कैपेसिटर आप निकालते हैं तो उस समय आपको एक ही सावधानी रखनी चाहिए दोस्तों। पूर्ण शॉक से बचने के लिए दोस्तों कैपेसिटर को क्या करना चाहिए? डिस्चार्ज कर देना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है? कैपेसिटर दोस्तों क्या होता है? चार्ज होता है। इसमें 2 प्लेट होती हैं। ठीक है, ये दोस्तों चार्ज होता है। ठीक है, तो इसको आप तार को दोनों को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, ये क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके बाद आप निकाल लेंगे तो आपको करंट का झटका नहीं लगेगा। दोस्तों अगर आप चार्ज कैपेसिटर पकड़ते हैं तो आपको करंट की झटका मार सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पूर्ण शॉक से बचने के लिए कैपेसिटर को पहले क्या करना है? डिस्चार्ज कर देना। इसके बाद दोस्तों आपको निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है अगला क्वेश्चन? तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।